हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपमाला। जैसा कि इस समय हम लोग सेल सिग्नलिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं और सेल सिग्नलिंग में हम लोग मेनली GPCR का डिस्कशन कर रहे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो उससे ही रिलेटेड आज दो सिग्नलिंग हम लोग देखेंगे, जिसमें कि कॉलरा टॉक्सिन और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन कैसे मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से शुरू करने से पहले जो भी प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं GPCR से रिलेटेड, प्लीज़ उनको वॉच कर लें और इनका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले कॉलरा के बारे में जान लेते हैं। कॉलरा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी से कॉज होता है और ये वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर जो कि विब्रियो कॉलरी से कंटामिनेटेड है, ऐसे वाटर को इनटेक किया जाता है तो कॉलरा हो सकता है। सीवियर, अगर हम लोग कॉलरा के बारे में जानें तो सीवियर वाटरी फ्लूइड लॉस और डायरिया, डिहाइड्रेशन ड्यू टू विब्रियो कॉलरी कंटामिनेटेड वाटर और फूड। अगर विब्रियो कॉलरी से कंटामिनेटेड वाटर या फूड को इनटेक करते हैं तो उस समय मैसिव डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी का, जिसको हम लोग वाटरी डायरिया या फ्लूइड लॉस बोलते हैं। अब जो ये मैसिव डिहाइड्रेशन होता है, अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे कॉलरा का ना किया जाए तो ये मीन्स कि सम टाइम डेथ भी कॉज हो सकती है। अब इसके बाद जिन पर्सन को कॉलरा होता है उनमें मीन्स की वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, नौसिया होता है और स्टार्टिंग के 1 आवर तक वोमिटिंग होती रहती है। और जो एवरेज रेशियो होता है कि 1 लीटर वोमिटिंग 1 घंटे में भी हो सकती है। तो अब ये जो डिजीज़ है, जो कॉलरा कैसे कॉज होता है, तो यहाँ पे एक आप बैक्टीरिया देख रहे हैं, विब्रियो कॉलरी। ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन की वजह से कॉलरा कॉज होता है और उस टॉक्सिन को बोला जाता है कॉलरा टॉक्सिन। तो और अगर हम लोग विब्रियो कॉलरी की बात करें तो अभी हम टॉक्सिन्स के बारे में बताएंगे, पहले हम लोग विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो विब्रियो कॉलरी इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है और बेसिकली ये पाया जाता है ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर आपको पता है कि क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उस वाटर में पाया जाता है क्योंकि डिजीज वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, बैक्टीरिया वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, तो इसलिए वाटर में ही मेनली पाया जाता है। और इसमें एक बहुत ही अनयूजुअल सा कैरेक्टर है कि इसमें 2 सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 1 सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, बट यहाँ पे इस बैक्टीरिया में 2 सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको पॉइंट बताएंगे कि जो विब्रियो कॉलरी है, इसके अंदर पाए जाने वाला जीन, जो विब्रियो कॉलरी का खुद का जीन है, सपोज कि ये बैक्टीरिया है और इसका ये जीन है, तो इस जीन के पास जो कॉलरा टॉक्सिन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन जब ये विब्रियो कॉलरी टॉक्सिन किसी फाज से इन्फेक्टेड हो जाता है, फाज से इन्फेक्टेड कैसे होता है, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के थ्रू, मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके से ये फाज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। फाज अपना जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर देगा और जब बैक्टीरिया इसके जीनोम में इंटीग्रेशन हो जाता है तब ये विब्रियो कॉलरी बना सकता है टॉक्सिन्स को, कॉलरा टॉक्सिन्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया इटसेल्फ कॉलरा टॉक्सिन नहीं बना सकता है, लेकिन जब फाज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो फाज अपना जीनोम इसके जीनोम में इंटीग्रेट करता है और तब ये बैक्टीरिया कॉलरा टॉक्सिन बना सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये जीन ट्रांसफर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के थ्रू होता है।
अब जो ये कॉलरा टॉक्सिन बनता है तो बेसिकली कॉलरा टॉक्सिन एक प्रोटीन है जो कि एक एंटेरोटॉक्सिन है। अब एंटेरोटॉक्सिन क्या होता है? एंटेरोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स को एंटेरोटॉक्सिन्स कहते हैं। क्योंकि जब विब्रियो कॉलरी से इन्फेक्शन हो जाता है वाटर के थ्रू किसी पर्सन को, तो फिर ये विब्रियो कॉलरी क्या करते हैं? टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन में, इसलिए इनको एंटेरोटॉक्सिन कहा जाता है। और दूसरा इनका नाम कोलेराजेन या शॉर्ट में इसको CTX कहा जाता है। और हाँ, ये क्योंकि इसका शॉर्ट में CTX कहा जाता है, तो जब इसका जीनोम और इसका जीनोम का इंटीग्रेशन हो जाता है तो उस टाइप के मीन्स की जो कॉलरा टॉक्सिन बनता है या जो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये फाज का और इसके बाद ये बैक्टीरिया का जीनोम का इंटीग्रेशन हो गया है। तो कोलेराजेन या CTX कहते हैं जो कि विब्रियो कॉलरी से सिक्रीट होता है और सिक्रीट टॉक्सिन्स जीन प्रेजेंट इन फाज, मतलब कि जो हमने भी आपको बताया कि जो कॉलरा टॉक्सिन का जीन है वो फाज के पास पाया जाता है, लेकिन जब ये फाज उस जीन को इंटीग्रेट कर देता है बैक्टीरिया के पास तो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इस कॉलरा टॉक्सिन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स है, 6 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 6 सब यूनिट में से एक A सब यूनिट होती है और 5 B सब यूनिट होती हैं। A सब यूनिट फर्दर A1 और A2 होते हैं, लेकिन हम लोग इसको 1 ही कंसीडर करते हैं। तो टोटल 6 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो इसकी A1 मतलब A सब यूनिट होती है उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या कैटालाइज करती है? वो ADP राइबोसिलेशन करती है। अभी ये हम आपको मोड ऑफ एक्शन में इसके बारे में बताएंगे, बस आप अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स या जो भी कॉलरा टॉक्सिन है उस कॉलरा टॉक्सिन की A सब यूनिट के पास क्या करता है? ADP राइबोसिलेशन करता है G प्रोटीन का, और जो 5B सब यूनिट है वो बाइंड करती है रिसेप्टर GM1 से। अब यहाँ पे जो GM1 आपको दिख रहा है ये गैंग्लियोसाइड है। आपने ये पढ़ा होगा जो भी रिसेप्टर के बारे में, गैंग्लियोसाइड के बारे में। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो गैंग्लियोसाइड है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बता रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग GM1 के बारे में ही जान लेते हैं। अगर हम लोग GM1 की बात करें तो ये एक ग्लाइको स्फिंगोलिपिड होता है। ग्लाइको स्फिंगोलिपिड किसका मिलके बना होता है? सेरामाइड और ओलिगोसैकेराइड का मिलके बना होता है। तो और इसके साथ साथ एक कनेक्टेड होता है सिएलिक एसिड। तो आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। बेसिकली जो सेरामाइड होता है वो लिपिड टाइप का मॉलिक्यूल, वैक्सी लिपिड होता है, और ओलिगोसैकेराइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल से मिलके ये इस गैंग्लियोसाइड बना होता है। और यहाँ पे गैंग्लियोसाइड 3 तरह के होते हैं, GM1, GM2 और GM3। तो यहाँ पे जो गैंग्लियोसाइड इन्वॉल्व है वो GM1 गैंग्लियोसाइड इन्वॉल्व है जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है। और इसके जो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियल लाइनिंग पे पाया जाता है। मीन्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके पास पाया जाता है। इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल पर ये रिसेप्टर पाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, अब जो हम लोग अभी टॉक्सिन्स, कॉलरा टॉक्सिन की बात कर रहे थे कि क्या है, वो एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन का एक A1 सब यूनिट है और 5B सब यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5B सब यूनिट है, 1 2 3 4 5, और 1 ये क्या है? A सब यूनिट, और A का भी A1 A2 है। अब ये जो कॉलरा टॉक्सिन है ये CTX है। ये कॉलरा टॉक्सिन किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन के थ्रू क्या चीजें करता है कि पर्सन को कॉलरा हो जाता है। मीन्स की मैसिव डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस, ये किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये रिसेप्टर GM1 यहाँ पे पाया जा रहा है एपिथेलियल सेल्स में। कॉलरा टॉक्सिन
ये मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ और वहाँ पे एंटेरोटॉक्सिन ये रिलीज होने लगा। अब ये किस तरीके से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स पे जाके जो रिसेप्टर है GM1 पे वहाँ पे आके बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो ये टॉक्सिन्स इंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आता है। इंडोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे एक रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये इंडोसाइटोसिस के थ्रू टॉक्सिन्स अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो कॉलरा टॉक्सिन है, कॉलरा टॉक्सिन का जो ये B सब यूनिट है, तो B सब यूनिट जो यहाँ पे आपने देखा B सब यूनिट रिसेप्टर से बाइंड करा है। ये क्या है, इसने रिसेप्टर से बाइंड किया है। तो जो ये 5 कॉपीज B सब यूनिट की होती है वो सारी रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और जो A सब यूनिट होती है ये कैटालिटिक सब यूनिट होती है। अब ये क्या कैटालाइज करेगी वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे जब ये अंदर आ जाता है इंडोसाइटोसिस के थ्रू, तो अब इसकी क्या होती है, एक तरीके से प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका मीन्स की जो ये A सब यूनिट है और ये B सब यूनिट है, A सब यूनिट का A1 पार्टिकल मतलब कि क्लीव होता है और क्लीव होने के बाद वापस ये साइटोसॉल में आ जाता है। साइटोसॉल में आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे जो G प्रोटीन पाई जाती है, G प्रोटीन में भी ये कौन सी G प्रोटीन है, GS अल्फा प्रोटीन है। हमने GS अल्फा प्रोटीन के बारे में बताया था कि GS अल्फा, जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि GS अल्फा वो प्रोटीन होती है जो कि एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। उन प्रोटीन्स को G प्रोटीन को GS अल्फा कहा जाता है क्योंकि उसने स्टिमुलेशन किया है एडेनाइलेज साइक्लेज का। और जब एडेनाइलेज साइक्लेज स्टिमुलेट होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से वो मीन्स की और जैसे कि प्रोटीन काइनेज है इन सबको एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे वही सिग्नलिंग यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि GS, ये जो G प्रोटीन पाई जा रही है वो GS अल्फा G प्रोटीन है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब GS अल्फा एक्टिवेटेड फॉर्म में होगी तो ये क्या करेगी, एडेनाइलेज साइक्लेज का फॉर्मेशन करेगी। अब जब ये GS अल्फा किससे बाइंड कर मीन्स कि जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है GTP इससे बाइंड है, इसी फॉर्म में ये जो A1 सब यूनिट है इसको ADP राइबोसिलेशन कर देती है। अब ADP राइबोसिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूल पे ADP राइबोस का ऐड कर देना। ADP राइबोस जब ऐड हो जाता है तो जो GTP बाउंड स्टेट है वो उसी स्टेट में लॉक कर देता है किसको, अल्फा G प्रोटीन को। अल्फा G प्रोटीन का ADP राइबोसिलेशन के थ्रू क्या हो जाती है, लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी GTPase एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, वो काम नहीं कर पाएगी। GTPase का काम क्या होता है कि अगर GTP है तो GDP में चेंज करना या इसमें चेंज करना, मीन्स कि इस तरह की एक्टिविटी होती है। अब जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में GS अल्फा है तो उस समय ये GTP से बाइंड है और उसी समय ये जो A1 फ्रेगमेंट कॉलरा टॉक्सिन का है उसने ADP राइबोसिलेशन रिएक्शन कैटालाइज करा दी। ADP राइबोसिलेशन में क्या हुआ, ADP राइबोस शुगर मतलब ADP राइबोस को ऐड कर देना G प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर, और जिस फॉर्म में G अल्फा प्रोटीन रहती है उसी फॉर्म में रहेगी, तो वो फर्दर GDP में चेंज नहीं हो पाएगी इस फॉर्म में। तो लगातार एडेनाइलेज साइक्लेज क्या होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो G अल्फा है वो लगातार GTP फॉर्म में है, मीन्स की ऑन स्टेट में है, तो लगातार एडेनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेटेड रहेगा। तो अब जब एडेनाइलेज साइक्लेज लगातार एक्टिव रहता है तो साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन लगातार होता रहेगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक AMP यहाँ पे बनता रहेगा। तो और जब दूसरी बात कि यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ADP राइबोसिलेशन क्या है। ADP राइबोसिलेशन का मतलब कि ADP राइबोस को ऐड करना। ये ADP राइबोस आता कहाँ से है, जो भी इंट्रासेलुलर NADP प्लस होता है वहां से ये मिलता है। रिएक्शन कौन कैटालाइज कराता है, रिएक्शन कैटालाइज कराता है कॉलरा टॉक्सिन का A1 पार्टिकल, मीन्स की A1 सब यूनिट कराता है रिएक्शन।
और एडीपी राइबोसिलेशन किस पोजीशन पे होता है? तो एडीपी राइबोसिलेशन होता है आर्जिनिन पे, आर्जिनिन रेजिड्यू पे, अल्फा सब यूनिट की जो अल्फा सब यूनिट है उसकी आर्जिनिन रेजिड्यू पे एडीपी राइबोसिलेशन हो जाता है। अब ये जो जी अल्फा प्रोटीन है वो जीटीपी फॉर्म में रहेगी, लगातार एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट रखेगी, और जब एडेनाइलेज साइक्लेज लगातार एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगा और हैवी कॉन्सेंट्रेशन बनने लगेगा, और जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होंगे, और प्रोटीन काइनेज ए मीन्स कि जब एक्टिवेट होते हैं तो ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को, टारगेट प्रोटीन को क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे एपिथेलियल जो भी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की साइड में या गट की साइड में जो सेल्स होती हैं वहां पे पाया जाता है एक चैनल जिसका नाम है CFTR, या हम लोग इसको बोलते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। अब क्या हुआ कि जो गट की साइड में एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ पे एक CFTR पाया जाता है। ये CFTR इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मीन्स कि ये जो चैनल है जो कि क्या करता है? कंडक्शन किसका करता है? क्लोराइड आयन का अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स, मीन्स कि ये एपिथेलियल सेल्स है, क्लोराइड आयन का कंडक्शन करता है। और अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव फॉर्म में आया है, क्योंकि इसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? साइक्लिक ईएमपी। साइक्लिक ईएमपी कहां से आया? एडेनाइलेज साइक्लेज से, और एडेनाइलेज साइक्लेज कैसे बना? जी अल्फा से। तो मीन्स की हैवी कॉन्सेंट्रेशन साइक्लिक ईएमपी का कब बनेगा? जब ये ऑन फॉर्म में जीटीपी बाउंड फॉर्म में अल्फा जी प्रोटीन रहेगी तो हैवी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो प्रोटीन काइनेज ए भी ज्यादा एक्टिव रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा तो ये CFTR जो चैनल है इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, और इसके फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये CFTR कंडक्शन करता है क्लोराइड आयन चैनल का अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन क्या हो रहे हैं? गट की तरफ जा रहे हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर पाए जाते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और जब यहाँ पे ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा, वाटर भी गट में आ जाएगा, और फिर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटरी डायरिया हो जाता है। इस तरीके से वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड कंटेंट गट में आ जाता है, और इस तरीके से डायरिया पर्सन को हो जाती है। तो ये इसका ओवरऑल प्रोसेस है। तो अभी आपको यहाँ पे हम लोग एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो GS अल्फा जो जी प्रोटीन है उसमें A सब यूनिट आके बाइंड करती है, और A सब यूनिट क्या कर देती है? A सब यूनिट एडीपी राइबोसिलेशन करती है। किसका? जी प्रोटीन का एडीपी राइबोसिलेशन कर देती है। एडीपी राइबोसिलेशन के लिए क्या होता है? एडीपी राइबोस का ऐड होना कहाँ पे? जी प्रोटीन की आर्जिनिन रेजिड्यू पे, आर्जिनिन रेजिड्यू पे जी प्रोटीन का, आर्जिनिन रेजिड्यू पे जी प्रोटीन के आर्जिनिन रेजिड्यू पे एडीपी राइबोस का ऐड होना, और इसकी वजह से जो जी प्रोटीन है वो जिस फॉर्म में, मीन्स की जीटीपी बाउंड फॉर्म में, ऑन फॉर्म में रहती है, इसी फॉर्म में लॉक कर दिया जाता है, और फिर वो लगातार एक्टिव फॉर्म में रहेगी। और जब वो लगातार एक्टिव फॉर्म में रहेगी मीन्स की उसकी जीटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी तो वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि एक्टिवेटेड फॉर्म में जी प्रोटीन रहेगी, और जब जी प्रोटीन हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी तो एडेनाइलेज एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, और जब एडेनाइलेज एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे तो वो प्रोटीन साइक्लिक ईएमपी के थ्रू प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करेंगे, और जब साइक्लिक ईएमपी प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेटेड रहेगा तो ये फॉस्फोराइलेट करेगा CFTR को, और इस तरीके से जो भी एक्सचेंजर पाए जाते हैं या क्लोराइड आयन चैनल पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में वो सारे फंक्शन करने लगते हैं, और इस तरह से कॉज इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड सोडियम आयन वाटर इनटू गट कॉजिंग डायरिया, और इस तरीके से मीन्स वाटर और आयंस का लॉस होने लगता है।
तो ये कॉलरा होता है, ये कॉलरा का मैकेनिज्म है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने उस पे बढ़ते हैं जिसका नाम वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस बोला जाता है। वूपिंग कफ को वूपिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन पर्सन को वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस हो जाता है उन पर्सन का जो वॉइस होता है या नॉइज जो होता है, मीन्स की जो साउंड आता है उनके नेक से या गले से, तो वो जो साउंड होता है वो बहुत ही मीन्स एक्साइटेड शाउट होता है मतलब साउंड में या नॉइस में, इसलिए उनको वूपिंग कफ का, वूपिंग एक मीन्स की एक एक्साइटेड शाउटिंग है, उससे इसको नाम दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि जो मीन्स कि ये डिजीज किससे कॉज होती है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से कॉज होती है। बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस क्या करता है? एक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन्स का नाम पर्ट्यूसिस होता है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन की वजह से ये मीन्स क्या हो जाता है? पर्ट्यूसिस डिजीज या वूपिंग कफ हो जाता है। अब तो ये क्या है? ये एक एक्सोटॉक्सिन है। जो बॉर्डेला पर्ट्यूसिस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है, वो एक एक्सोटॉक्सिन है, मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने मीन्स की आउटर सरफेस पे सराउंडिंग्स एरिया में जो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको एक्सोटॉक्सिन्स बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन्स पर्ट्यूसिस टॉक्सिस, इसका शॉर्ट नेम PTX है। अ प्रोटीन दैट मेडिएट कोलोनाइजेशन। किनका कोलोनाइजेशन मेडिएट करता है? मीन्स कि बोथ नहीं होगा, कोलोनाइजेशन होगा। किसका कोलोनाइजेशन मेडिएट करता है? बैक्टीरिया बॉर्डेटेला का, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस का कोलोनाइजेशन मेडिएट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोलोनाइज कर जाते हैं। जब ये कोलोनाइज करते हैं तो वहां पे ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं एपिथेलियल सेल्स को। तो यहाँ पे क्या है? कोलोनाइजेस पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस colonizes in respiratory tract and destroy epithelial cells। एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स में जो सीलियरी एक्शन होते हैं, मीन्स की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया पाए जाते हैं, उन सीलिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो क्योंकि वो सीलिया का काम क्या है? उन सीलिया मीन्स की जो सीलियरी एक्शन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? म्यूकस बाहर निकलता है। सीलियरी एक्शन की वजह से क्या होता है कि म्यूकस का फ्लो होता है। अब इन म्यूकस का फ्लो होता है, लेकिन जब ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियल सेल्स में जो सीलिया पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस बाहर नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कफिंग होती है। मीन्स की ज्यादा कफिंग होने लगती है ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्लियर करने के लिए जो सीलिया थे वो है नहीं, अब उसको म्यूकस को क्लियर करना है तो कफिंग होने लगती है। और उस कफिंग की वजह से तब तो ज्यादा कफिंग होगी तभी वो ट्रैक्ट क्लियर होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? वूपिंग कफ कहा जाता है। और जब ज्यादा मीन्स की कफिंग होगी तो उस केस में जो नॉइस होती है वो या साउंड जो होता है वो वूपिंग नॉइस की तरह या साउंड की तरह आता है, तो इसलिए उसको वूपिंग कफ कहा जाता है। ये जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है ये कोकोबैसिलस मीन्स बैसिलस बैक्टीरिया है। और इन डिजीज में बेसिकली टी सेल का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है। और जिन पेशेंट को मान लीजिए ये हो जाता है तो उनका जो ग्लॉटिस होता है, मीन्स की जो यहाँ पे ग्लॉटिस पाया जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ग्लॉटिस स्वेलिंग हो जाता है, तो इसी वजह से आवाज क्या होती है? साउंड उनका वूपिंग टाइप का आता है। अब इसके बाद तो ये मीन्स की जो ये टॉक्सिन्स है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन करता है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से पर्ट्यूसिस डिजीज होती है जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। और ये जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन होती है।
ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलोनाइज कर लेते हैं और एपिथेलियल सेल्स के को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स में जो भी सीलिया होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि म्यूकस स्वीप अवे नहीं किया जा सकता है, मींस म्यूकस को रिमूव नहीं हो पाता है। तो म्यूकस जब रिमूव नहीं हो पाता है तो कफिंग होना शुरू होती है और बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे कफिंग होती है, जिसकी वजह से ये ग्लॉटिस में स्वेलिंग आ जाती है और उसमें पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से ये डिजीज हो जाती है, मीन्स की वॉयलेंट कफिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ GI अल्फा बाय ADP राइबोसिलेशन through pertussis toxins of cysteine residue of GI alpha, so prevent release of bound GDP, thus locking GI alpha inactivation state। तो ये जो सेंटेंस दिया है ये मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो हम लोग इसका आगे मैकेनिज्म देख। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे रिसेप्टर दिया हुआ है उसको अल्फा 1 रिसेप्टर कहा जाता है। हमने जो भी GPCR के पहले जो भी लेक्चर्स बताए हैं उसमें हमने ये बताया है कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर है तो उसके लिए जो G प्रोटीन होती है वो GI अल्फा G प्रोटीन होती है। और इसको GI अल्फा मीन्स की जो G प्रोटीन हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन है उसकी जो अल्फा सब यूनिट उसको GI अल्फा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब यूनिट इनिबिट करती है एडनाइलेज साइक्लेज को। जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉलरा टॉक्सिन में क्या देखा कि वहाँ पे जो GS अल्फा है वो स्टिमुलेट करती है एडनाइलेज साइक्लेज को, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडनाइलेज साइक्लेज को इनिबिट किया जा रहा है। अब अगर एडनाइलेज साइक्लेज इनिबिट होगा तो साइक्लिक AMP कम बनेगा, मीन्स की कम फॉर्मेशन होगा ही नहीं अगर एडनाइलेज साइक्लेज एक्टिव ना हो। तो यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू G प्रोटीन जो कि GI अल्फा है वो एक्टिव फॉर्म में आएगी। जब ये एक्टिव फॉर्म में मीन्स कि जब GTP बाउंड फॉर्म में आएगी तो ये एडनाइलेज साइक्लेज को इनिबिट करती है, जस्ट अपोजिट कॉलरा के। जैसा कि आपने भी कॉलरा टॉक्सिन वाला मैकेनिज्म देखा था, वहाँ पे GS अल्फा था, वहाँ पे एडनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेट होता है, यहाँ पे इनिबिट होता है। अब यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्शन है पर्ट्यूसिस का, जो पर्ट्यूसिस किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स है, ये क्या करता है, ADP राइबोसिलेशन कर देता है सिस्टीन रेजिड्यू के GI अल्फा प्रोटीन के, मीन्स की जो ये G प्रोटीन है, G प्रोटीन में हेट्रोट्राइमेरिक सब यूनिट है, इसकी जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट जिसको हम लोग GI अल्फा कहते हैं, उस पर क्या हो रहा है, ADP राइबोसिलेशन हो रहा है। राइबोसिलेशन का मतलब ADP राइबोस का जुड़ना, और G प्रोटीन के ये सिस्टीन रेजिड्यू पे ADP राइबोसिलेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब तो ये क्या होता है कि ये जो जब इस पर राइबोसिलेशन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो GI कॉम्प्लेक्स है ये रिसेप्टर से मीन्स इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। जब ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है और जब ये इसी फॉर्म में रहता है तो ये GDP बाउंड रहता है, और इसी फॉर्म में ये इस टॉक्सिन्स ने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। तो जब ये इसी फॉर्म में लॉक रहेगा तो ये एडनाइलेज साइक्लेज को इनिबिट नहीं कर पाएगा, और जब एडनाइलेज साइक्लेज इनिबिट नहीं होगा तो क्या होगा कि साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मैसिव फॉर्मेशन होगा, और इससे प्रोटीन काइनेज A का फॉस्फोराइलेज मीन्स एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। जब ये जितना ज़्यादा एक्टिवेशन होगा तो जो भी टारगेट प्रोटीन हैं उनके एक्टिवेशन होंगे। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कॉलरा टॉक्सिन में GTP बाउंड फॉर्म लॉकिंग होता है, लेकिन बॉर्डेला पर्ट्यूसिस में GDP फॉर्म लॉकिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एडनाइलेज साइक्लेज, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे GS मीन्स की एडनाइलेज साइक्लेज स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, और यहाँ पे क्या है, इनिबिटरी प्रोटीन। तो इनिबिटरी प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में ही लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि वो इनएक्टिव ही रहता है, और इस तरीके से एडनाइलेज साइक्लेज को ये इनिबिट नहीं कर पाता है, और ये एडनाइलेज साइक्लेज साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करते रहता है, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेटेड रहता है। इनएक्टिवेशन ऑफ GI लीड टू इंक्रीज इन साइक्लिक AMP, जिस तरीके से यहाँ पे GI को क्या कर दिया गया है, इनएक्टिवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ एयरवेज
मीन्स एयरवेज, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम लोग बात करें, प्रमोटिंग लॉस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड म्यूकस सिक्रीशन, और जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन और ये सारे चीजें होने लगती हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो लिखा है, इनएक्टिवेशन ऑफ जीआई अल्फा, किसके थ्रू जीआई अल्फा का इनएक्टिवेशन हो रहा है? एडीपी राइबोसिलेशन थ्रू पर्ट्यूसिस टॉक्सिन ऑफ सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ जीआई अल्फा। जीआई अल्फा के सिस्टीन रेजिड्यू पे एडीपी राइबोसिलेशन हो रहा है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की थ्रू, सो प्रिवेंट रिलीज ऑफ बाउंड जीडीपी। तो जो जीआई अल्फा पे जीडीपी बाउंड फॉर्म है, उसी फॉर्म में वो लॉक कर दिया जाता है जीआई अल्फा को इनएक्टिवेटेड स्टेट में, तो इसलिए वो जीआई अल्फा एडेनाइलेज साइक्लेज को इनिबिट नहीं कर पाता है। और जब एडेनाइलेज साइक्लेज इनिबिट नहीं होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी यहाँ पे एएमपी होगा और प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एएमपी लिख लीजिए, ये एएमपी होगा, सॉरी ये एटीपी लिख गया गलती से। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द कॉलरा टॉक्सिन प्रोटीन ऑफ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, उससे खैर कोई हमें मतलब नहीं है। व्हेन द कॉलरा टॉक्सिन गेन एक्सेस टू द ह्यूमन intestinal tract, it bind tightly to specific receptor in plasma membrane of epithelial cells lining the small intestine, causing membrane bound adenylate cyclase to undergo prolonged activation, resulting in excessive loss of water and sodium. Pre-treatment of epithelial cells with various phospholipases and proteases failed to inhibit binding of cholera toxin, failed to inhibit binding of cholera toxin to its receptor and the fluid loss, but treatment of exoglycosidase prior to binding significantly reduces these effects. Which of the following molecule could be the receptor for this toxin? देखिए यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म दिया गया है कि कॉलरा जब टॉक्सिन मीन्स जैसा कि हमें पता है कि एपिथेलियल सेल्स में क्या पाया जाता है, रिसेप्टर पाया जाता है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है? गैंग्लियोसाइड, और उस रिसेप्टर से कॉलरा टॉक्सिन बाइंड करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम एपिथेलियल सेल्स को किससे ट्रीटमेंट कर दें, कॉलरा टॉक्सिन के बाइंड करने से पहले भी हमने उसको दो कंपोनेंट से ट्रीटमेंट किया गया, एक फॉस्फोलाइपेजेस से और दूसरा प्रोटीएजेस से। प्रोटीएजेस का काम क्या होगा? क्लीव करना प्रोटीन को। फॉस्फोलाइपेजेस का काम क्या है? लिपिड को डिग्रेड करना। इसके ट्रीटमेंट करने के बाद भी फेल टू इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ, मीन्स कि फिर भी कॉलरा टॉक्सिन ने उस रिसेप्टर से बाइंड किया, मीन्स वो कुछ कर नहीं पाया ये ट्रीटमेंट। लेकिन अगर उसी और मीन्स कि उस पर्सन को कॉलरा मीन्स कि फ्लूइड लॉस हो रहा था, लेकिन उसी एपिथेलियल सेल्स को जब एक्सोग्लाइकोसाइडेज से मीन्स की ट्रीटमेंट दिया गया तो क्या देखा गया कि उसका इफेक्ट मीन्स कि जो कॉलरा का इफेक्ट या वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस था, वो कम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कुड बी रिसेप्टर फॉर दिस टॉक्सिन? तो मीन्स कि यहाँ पे आपको ये ट्रीटमेंट से समझना है। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी स्टोरी बनाई गई है, लेकिन अगर आपको कॉलरा टॉक्सिन के बारे में सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी तो आपको ये इतनी इस स्टोरी की जरूरत नहीं है। स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए की है, लेकिन बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है। और यहाँ पे आप रिसेप्टर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधे से आप गैंग्लियोसाइड लगा सकते हैं अगर आपको कॉलरा टॉक्सिन का रिसेप्टर पता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक फॉस्फोलाइपेज और एक प्रोटीएज है, तो अगर कोई रिसेप्टर जब उसका नेचर प्रोटीन होगा या फिर लिपिड होगा तब वो क्या हो सकता है? डिग्रेड हो सकता है। तो लेकिन क्योंकि ना तो वो प्रोटीन है ना तो वो एक तरीके से लिपिड फॉस्फोलिपिड है, तो जब फॉस्फोलिपिड प्रोटीन दोनों ही नेचर नहीं है तो ये इससे उसका उस रिसेप्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो रिसेप्टर है वो क्या है? वो गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड क्या है? स्फिंगो लिपिड हमने जो बताया आपको कि ग्लाइकोस्फिंगो लिपिड्स हैं, तो वो उन पे किसका इफेक्ट है? जो कि मिल के बनते हैं सेरामाइड और ओलिगोसैकेराइड के, तो मीन्स कि एक लिपिड और मीन्स शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो जब एक्सोग्लाइकोसाइडेज एंजाइम डाला जाता है तो उस समय वो उस रिसेप्टर को अफेक्ट कर सकता है और जिसकी वजह से
जो डायरिया हुआ है या जो भी कॉलरा हो गया है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तो कौन सा, वैसे भी आपको रिसेप्टर पता है गैंग्लियोसाइड, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैंग्लियोसाइड। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे फॉस्फोटाइडल कोलिन है तो ये फॉस्फोलिपिड होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज दिया हुआ है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर दिया हुआ है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैंग्लियोसाइड। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलरा टॉक्सिन एक्ट बाई, कॉलरा टॉक्सिन किस तरीके से एक्ट करते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, इसकी वजह से नहीं, मीन्स कि आयंस का, सोडियम आयन का क्या होता है, आउटफ्लो होता है, किसमें, गट में जाते हैं सेल से, एपिथेलियल सेल से। इनिबिशन ऑफ एडनाइलेज साइक्लेज, एडनाइलेज साइक्लेज का इनिबिशन नहीं, एक्टिवेशन होता है, मीन्स कि हाईली एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ जीटीपेज, जीटीपेज एक्टिविटी अगर एक्टिवेटेड होती तो उस समय वो ऑन स्टेट में नहीं रह पाता, वो जीटीपी फॉर्म में चला जाता, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ जी प्रोटीन, जो कि एकदम हमारा ऑप्शन सही है। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ जी प्रोटीन। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारे जो भी ये वीडियोस लेक्चर हैं इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और जो भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।